इससे पहले कि वीर उससे और कुछ भी पूछ पाता, वह लड़की तुरंत ही तेज कदमों के साथ वहां से निकल गई। वीर तो बस उस लड़की को ऐसे जाते हुए देखता ही रह गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर यह अभी अभी उसके साथ हुआ क्या था। कुछ पलों तक तो वह हैरान सा वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन फिर अगले ही पल वीर भी उस लड़की के पीछे जाने लगा। और इसे वीर की बुरी किस्मत कहो या फिर बेड लक, वह लड़की फिर से अपनी ब्लू कलर की रोल्स रॉयस में बैठकर वहां से निकल चुकी थी। वह गाड़ी उस लड़की के लिए हमेशा तैयार होती थी। उस लड़की को क्लास खत्म होने के बाद कुछ पलों के लिए भी इंतजार नहीं करना पड़ता था। वीर ने उस लड़की को आवाज लगाई, लेकिन अब उसके लिए देर हो चुकी थी। उस लड़की के वहां से जाने के बाद वीर को कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आया कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि वह लड़की वीर के मिलने की वजह से डरी हुई नहीं थी, बल्कि जब वह वीर से बात कर रही थी तब वीर ने नोटिस किया था कि वह लड़की आसपास देख रही थी, ताकि उसे कोई वीर से बात करते हुए ना देख ले। और फिर वह जल्दी से बात करके वहां से निकल गई थी। तब वीर ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, क्या वह लड़की किसी परेशानी में है? वो ऐसे अपने आसपास क्यों देख रही थी? आखिर वह कॉलेज में किससे डर सकती है? कौन उसे परेशान कर सकता है? वीर को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। जितना वह उस बारे में सोच रहा था, वह उतना ही कंफ्यूज होता जा रहा था। शाम को वीर अपने और उस लड़की के बीच हुई उस छोटी सी 1 मिनट की बात को लेकर परेशान था। वह सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। यह उसे अब तक समझ नहीं आया था। वीर को कई सारे सवाल अंदर से कुरेद रहे थे, लेकिन अभी इन सब को और सोचने से कोई जवाब नहीं मिलता। इसीलिए वह इन सब से ध्यान हटाते हुए अपने रूटीन के मुताबिक मेडिटेट करने के लिए बैठ गया। लेकिन वह कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन मेडिटेट करने में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। इसीलिए वीर थक हार कर अपने बेड पर सोने के लिए चला गया, लेकिन नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और वह उस लड़की के बारे में सोचते हुए अपने कमरे में इधर उधर टहलने लगा। करीब 2 घंटे बाद अनुराग वीर को अपने कमरे में इस तरह से बहुत देर से टहलते हुए देखकर उसके कमरे में आया। लेकिन वीर को तो अनुराग के आने की खबर तक नहीं लगी। उसका दिमाग तो कहीं और ही था, वह बस शरीर से उस कमरे में था। अनुराग वीर को इतना खोया हुआ देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वीर एक जिंदा दिल इंसान था, जो कि कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो बस हंसकर टाल देता था। यहाँ तक कि अगर वह कभी दुखी भी होता था तो हमेशा उसके चेहरे पर एक मुस्कान बनी रहती थी। कोई भी उसका चेहरा देखकर यह नहीं बता सकता था कि वह खुश है या फिर परेशान। खैर, अनुराग ने इन सब बातों को एक और किया और वह उससे बोला, अब क्या हुआ तुझे? अनुराग की आवाज सुनकर भी वीर का ध्यान उस पर नहीं गया। वह अपने आप में ही पूरी तरह से खोया हुआ था। तभी अनुराग उसके पास आया और उसने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे वीर, तू कहाँ खोया हुआ है? अनुराग के वीर के कंधे पर हाथ रखते ही वीर का ध्यान टूटा। वह अचानक से चौंक सा गया। उसने तभी अनुराग की ओर देखा और उससे कहा, क्या हुआ? तू यहाँ? इस पर अनुराग ने उससे पूछा, तू परेशान है? पर क्यों? क्या हुआ? कोई बात है क्या? लेकिन वीर शायद अनुराग को कुछ बताना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने बातें घुमा दी और किसी न किसी तरह से वीर ने अनुराग को वहां से अपने कमरे में भेज दिया। फिर खुद भी सोने के लिए अपने बेड पर चला गया। लेकिन वीर रात भर सिर्फ करवटें ही बदलता रह गया। अगले दिन सुबह वीर आज एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ने वाला था, क्योंकि कल भले ही वीर कॉलेज जल्दी आ गया हो, लेकिन आज वह पूरा 1 घंटे पहले ही वहां जाकर बैठ गया था। वह कॉलेज के गार्डन में बैठा हुआ था, जहां से कॉलेज का मेन गेट साफ साफ दिखाई दे रहा था। और वीर की नजर सिर्फ कॉलेज के गेट पर ही थी। वह उस लड़की के आने का ही इंतजार कर रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिर में उसे एक ब्लू कलर की चमचमाती हुई रोल्स रॉयस दिखाई दी। वीर उसे देखते ही समझ गया था कि यह उसी लड़की की कार थी। वह लड़की कार से बाहर आई और वीर हर बार की तरह ही उस लड़की की खूबसूरती में खो सा गया था। उस लड़की ने अभी तक वीर को गार्डन में बैठा हुआ नहीं देखा था, इसीलिए वह सीधे कॉलेज के अंदर चली गई। जैसे ही वह लड़की वीर की आंखों से ओझल हुई, तब अचानक से वीर का ध्यान टूटा और वह वहां से जल्दी से उठा और उस लड़की के पीछे चल पड़ा। वह लड़की खूबसूरत तो थी ही, लेकिन अपनी बातों की भी पक्की थी, इसीलिए वह भी सीधे कैफेटेरिया में ही जाकर बैठ गई। लेकिन वीर को यह देखकर अजीब लगा कि वह लड़की कैफेटेरिया में एक कोने में ऐसी जगह पर जाकर बैठी थी जहां पर कोई भी स्टूडेंट ना जाता हो, या जाता भी हो तो उन पर ध्यान ना दे। वीर भी उस लड़की के पास जाकर बैठ गया और वहां बैठते ही उसने अपने सवालों की बारिश करना शुरू कर दी। वीर के पास कई सवाल थे, लेकिन उसमें से पहला सवाल था, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने पहले थोड़ा हैरान होकर वीर की ओर देखा, लेकिन फिर उसे याद आया कि वीर का सवाल एकदम ठीक था, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से जब से मिले थे तब से वह एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते थे। इसीलिए उस लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वीर से कहा, मेरा नाम रुचिता है।
वीर भी अपना हाथ रुचिता के हाथ से मिलाते हुए बोला, वीर रंधावा। वीर ने जब उस लड़की का हाथ पकड़ा तब उसने महसूस किया कि रुचिता का हाथ वाकई में किसी छोटे बच्चे की तरह था, एकदम मुलायम। लेकिन वीर फिर अपना पूरा ध्यान वापस रुचिता से सवाल पूछने पर ले आया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि एक बार फिर से रुचिता कल की ही तरह वापस चली जाए। पता नहीं उसके पास कितना समय था, क्योंकि वीर रुचिता को 1 साल से ढूंढ रहा था। इसीलिए वीर ने रुचिता से सीधा पूछा, तुम उस दिन मेरी जान बचाने के बाद अस्पताल से कहाँ चली गई थी? वीर का सवाल सुनकर रुचिता अपनी आंखें चुराने लगी और फिर उसने कुछ देर बाद कहा, वो कुछ नहीं, बस उस दिन मुझे थोड़ा काम आ गया था, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। तभी वीर ने रुचिता से कहा, लेकिन तुम मुझसे बाद में भी तो मिलने आ सकती थी ना? इस पर रुचिता ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारा एड्रेस नहीं पता था, तो मैं कैसे आ सकती थी? वीर के चेहरे पर मुस्कान थी और उसने फिर रुचिता से पूछा, तुमने मुझे आखिरी बार जब हम मिले थे तब वो शादी करने का भी वादा किया था। इस पर रुचिता ने थोड़ा मुस्कुराया और उससे कहा, तुम कैसे इंसान हो? तुम ऐसे कैसे किसी भी लड़की पर भरोसा कर सकते हो कि वह बस किसी भी लड़के से पहली बार मिलने पर ही उस पर भरोसा कर लेगी और पूरी जिंदगी उसके साथ रहने के लिए, शादी करने के लिए भी मान जाएगी, जबकि मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानती थी। वीर ने उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान होते हुए रुचिता की ओर देखा और फिर उससे पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। इस बात पर रुचिता ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए हुए ही कहा, मैंने वह सब झूठ बोला था। वीर को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस पर वीर ने उसी तरह से कंफ्यूजन के साथ रुचिता से पूछा, आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? आखिर इसकी क्या जरूरत थी? तुम मुझे सच सच भी तो बता सकती थी ना? इस पर रुचिता ने जवाब देते हुए कहा, मैंने तुम्हें उस समय देखा था, तुम्हें बहुत चोट लगी थी, लेकिन फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे ही आ रहे थे। मैं समझ गई थी कि तुम ऐसे हॉस्पिटल नहीं जाओगे। चोट ज्यादा थी और तुम्हें समझाने का समय नहीं था, इसीलिए मुझे उस समय वह नाटक करना पड़ा और तुम्हें शादी के लिए हाँ करना पड़ा। लेकिन वह सब एक बहाना था जिससे मैं तुम्हारी जान बचा सकूं, और कुछ नहीं। यह तुम्हारी गलती है कि तुम इतना सीरियस हो गए। मुझे तो लगा था कि तुम बस चोट लगने के कारण इस तरह से बातें कर रहे हो और मुझे बस 2 या 4 दिन में भूल जाओगे। वीर उस समय रुचिता की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि वह पूरे 1 साल से उसी लड़की के बारे में सोचता रहता था। उसे नहीं पता था कि वह लड़की जो वीर को अपनी जिंदगी में पहली बार पसंद आई थी, वह उसे इस तरह से झूठ बोलेगी। रुचिता की बात सुनकर वीर को जो सभी सवाल पूछने थे वह जैसे खत्म से हो गए थे। वीर अभी उसकी कोई भी बात समझना नहीं चाहता था, इसीलिए वह वहां से उठा और रुचिता से बोला, ठीक है, फिर जो हुआ सो हुआ। लेकिन वीर अपनी बात खत्म नहीं कर पाया और वह वहां से चला गया। वीर के जाते ही रुचिता की आंखों से एक आंसू की बूंद नीचे गिर गई। उस आंसू का राज तो सिर्फ रुचिता ही जानती थी। यह काफी अजीब था कि रुचिता ने अभी अभी वीर को मना किया कि उसके और वीर के बीच कुछ नहीं है, और उसके जाते ही वह रोने लगी। रुचिता ने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और वह वहां से उठकर सीधा कॉलेज से बाहर निकल गई। अपनी कार में बैठते हुए भी उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे, लेकिन इन आंसुओं का राज रुचिता के अलावा और कोई नहीं जानता था। लड़कियां होती ही ऐसी थी, अपने अंदर कितना भी दर्द क्यों न हो, लेकिन वह कभी भी किसी को पता नहीं चलने देती थी, जब तक कि वह दर्द उनके सहने की क्षमता से अधिक ना हो जाए या उन्हें समझने वाला कोई इंसान उन्हें ना मिल जाए। तो आखिर ये चल क्या रहा था? सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग क्यों था? एक तरफ रुचिता ने वीर को पसंद ना करने का सही कारण भी दिया था, जो कि समझा जा सकता था और सही भी था, लेकिन फिर अब वह रो क्यों रही थी? क्या वीर के अलावा कोई बात है जो कि उसे परेशान कर रही थी? क्या है इन सब का कारण? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।